22 साल का रोहन एक प्रांतीय विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष का छात्र था। वह शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे जर्जर घर में अपनी बीमार माँ और पिता के साथ रहता था, जो एक गंभीर दुर्घटना के बाद काम करने की क्षमता खो चुके थे। पिता के इलाज के लिए गए एक बड़े कर्ज के कारण रोहन का परिवार कर्ज में डूबा हुआ था। हर दिन रोहन सुबह 5 बजे उठता, पास की एक बेकरी के लिए डिलीवरी बॉय का काम शुरू करता और फिर अपने पुराने बस्ते में कुछ फटी पुरानी किताबें लिए कॉलेज के लिए दौड़ पड़ता। क्लास के बाद वह एक भोजनालय में अतिरिक्त काम करने के लिए भागता, इस उम्मीद में कि वह हर दिन ब्याज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा कमा सकेगा। उस दिन जब रोहन घर लौटा तो उसने अपनी माँ को एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर सिकुड़े हुए बैठे देखा। उनकी आंखें लाल थीं। उनके सामने एक अधेड़ उम्र का हट्टा कट्टा आदमी गुस्सैल चेहरे के साथ खड़ा था। वह सेठ भैरव सिंह था, जो उस इलाके का एक कुख्यात साहूकार था। रोहन कहाँ है? उसे यहाँ बुलाओ, भैरव सिंह चिल्लाया। उसकी कर्कश आवाज़ शांत माहौल में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। रोहन अंदर आया, अपना हेलमेट मेज पर रखा और थके हुए भाव से भैरव सिंह को देखा। मैं यहाँ हूँ सेठ जी, मुझे पता है मैं कर्ज चुका दूंगा, लेकिन कृपया मेरे परिवार को कुछ और दिन दें। मैं कोशिश कर रहा हूँ। भैरव सिंह हंसा। उसकी उंगलियाँ मेज पर थपथपा रही थीं। कोशिश, लेकिन हर महीने कमी रह जाती है। मैं साफ साफ कहता हूँ, अगर 3 दिनों में पूरा पैसा नहीं चुकाया तो मैं ये घर ले लूँगा। तब तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पर सोएगा। रोहन की माँ रो पड़ी। उनके हाथ में एक पुराना रूमाल कस गया। सेठ जी, हमारे पास सच में कुछ नहीं बचा है, कृपया हमें और समय दें। रोहन ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली, लेकिन उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि भैरव सिंह से बहस करने से उसकी माँ की तकलीफ़ और बढ़ेगी। भैरव सिंह के जाने के बाद घर में माहौल भारी हो गया। रोहन की माँ ने अपने बेटे की ओर देखा। उनकी आवाज़ भर्रा गई। बेटा रोहन, मुझे माफ़ कर दो। अगर मेरे और तुम्हारे पिता के लिए नहीं होता तो तुम्हें यह सब कष्ट नहीं सहना पड़ता। ऐसा मत कहो। माँ रोहन ने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया। मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मैं कर्ज चुकाने का कोई तरीका ढूंढ लूँगा। तुम आराम करो। लेकिन कैसे? रोहन अपने छोटे से कमरे में तंग बिस्तर पर लेटा छत को घूरते हुए खुद से पूछा। कर्ज बहुत बड़ा था। उसकी अतिरिक्त नौकरियों से होने वाली कमाई से केवल रोज़मर्रा की ज़िंदगी का खर्च ही मुश्किल से चलता था। ब्याज चुकाने की तो बात ही दूर थी। दबाव इतना भारी था कि उसे कुचल देना चाहता था। वह अपनी पढ़ाई छोड़कर पूरा समय काम करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने इसका कड़ा विरोध किया। चाहे हम कितने भी गरीब क्यों ना हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह पूरी ज़िंदगी संघर्ष करो। रोहन ने गहरी सांस ली। हताशा और लाचारी की भावना उसके दिल में उठ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी उसे एक ऐसी अंधी गली में धकेल रही है जहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलता। अगले दिन रोहन ने एक और नई सुबह की शुरुआत की। उसकी आंखें रात भर की नींद की कमी के कारण धंस गई थीं। उसने खुद से कहा कि उसे कर्ज चुकाने का रास्ता खोजने के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन भैरव सिंह द्वारा दी गई समय सीमा की उल्टी गिनती उसके मन में लगातार गूंज रही थी। एक छोटे से कैफ़े में जहां रोहन काम करता था, सुबह की रोशनी कांच की खिड़कियों से छनकर उन साफ सुथरी लकड़ी की मेज़ों पर पड़ रही थी जिन्हें उसने अभी अभी पोंछा था। रोहन काउंटर के पीछे खड़ा था, एक खुशनुमा चेहरा बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। दरवाजे की घंटी बजी और एक महिला अंदर आई। वह श्रीमती देवयानी थी। उन्होंने हल्के हरे रंग की रेशम की साड़ी पहनी हुई थी। उनके चांदी जैसे बाल एक गौन जुड़े में बौंधे थे और उनका चेहरा बड़ी नफासत से सजा हुआ था। उनकी उपस्थिति से एक कुलीनता झलक रही थी, लेकिन उसमें थोड़ी ठंडक भी थी जिसने रोहन को उत्सुक कर दिया। नमस्ते, श्रीमती देवयानी ने कहा।
उनकी आवाज़ नरम लेकिन अधिकारपूर्ण थी। जी नमस्ते मैडम, आप क्या लेना पसंद करेंगी? रोहन ने विनम्रता बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा। उसके हाथ जल्दी से नोटपैड की ओर बढ़ गए। एक कप ग्रीन टी, उन्होंने कहा। उनकी आंखें रोहन को ऐसे देख रही थीं जैसे वे उसका मूल्यांकन कर रही हों। रोहन ने सिर दोदी कर हिलाया, जल्दी से चाय तैयार की और उसे उनके सामने मेज पर रख दिया। आइन हुआ, लेकिन फिर भी जवाब दिया। जी, मैं किसी और को बुलाकर आता हूँ, फिर मैं आपके साथ बैठता हूँ। जब रोहन श्रीमती देवयानी के सामने बैठा तो उनकी आंखें उसे घूरती रहीं, जैसे वे उसके हर बचाव को भेदना चाहती हों। तुम्हारा नाम क्या है जी? मेरा नाम रोहन है, उसने जवाब दिया। श्रीमती देवयानी की अचानक रुचि से थोड़ा झिझकते हुए, तुम्हारा परिवार कैसा है? इस अप्रत्याशित सवाल ने रोहन को चौंका दिया। उसकी आंखें कहीं और देखने लगीं। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। जी, मेरा परिवार कुछ मुश्किलों से गुजर रहा है। श्रीमती देवयानी ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। मैंने सुना है कि तुम बहुत मेहनती हो। आजकल तुम्हारे जैसे साहसी युवा बहुत कम हैं। धन्यवाद मैडम, रोहन ने जवाब दिया। अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या चाहती है। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद श्रीमती देवयानी ने अपना चाय का कप मेज पर रख दिया। उनकी आंखें और गंभीर हो गईं। क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे क्यों बात करना चाहती हूँ? रोहन ने सिर हिलाया। जी नहीं, मुझे नहीं पता। श्रीमती देवयानी ने अपने पर्स से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे मेज पर रख दिया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। अगर तुम सहमत हो तो मैं तुम्हारे परिवार का सारा कर्ज चुका दूंगी। तुम्हारी माँ के लिए एक स्थिर जीवन सुनिश्चित करूंगी और तुम्हारे भविष्य का भी ख्याल रखूंगी। रोहन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें श्रीमती देवयानी को घूरती रहीं। मैडम, क्या आप सच कह रही हैं? लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहेंगी? श्रीमती देवयानी की मुस्कान और ठंडी हो गई। शर्त बहुत सरल है। तुम्हें बस मुझसे शादी करनी होगी। मेरा कानूनी पति बनना होगा। ये शब्द रोहन के दिमाग में एक बम की तरह फटे। उसने श्रीमती देवयानी को देखा। जो कुछ उसने सुना था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। आपसे शादी करूं, लेकिन मैं ही क्यों? श्रीमती देवयानी ने कंधे उचकाए। उनकी आवाज़ सपाट थी। तुम्हें कारण जानने की ज़रूरत नहीं है। बस यह जान लो कि तुम्हारी वर्तमान कठिनाइयों से बाहर निकलने का यह एकमात्र मौका है। ध्यान से सोचो। तुम्हारे पास जवाब देने के लिए 3 दिन हैं। वह उठी, अपना हैंडबैग ठीक किया और कैफ़े से बाहर चली गई, रोहन को स्तब्ध अवस्था में छोड़कर। उसकी आंखें सड़क की भीड़ में उनके ओझल होते साये को देखती रहीं, लेकिन उसका दिमाग उथल पुथल में था। उनसे शादी यह सच में अविश्वसनीय था। उस रात रोहन एक बेचैन मन के साथ घर लौटा। श्रीमती देवयानी का प्रस्ताव उसके दिमाग में एक बुरे सपने की तरह गूंजता रहा, जिसे वह किसी भी तरह से दूर नहीं कर पा रहा था। वह अपने जर्जर घर के छोटे से बिस्तर पर चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें पुरानी दीवार को घूर रही थी। मुझे क्या करना चाहिए? रोहन ने सोचा। उसका दिमाग अनगिनत सवालों से घूम रहा था। बाहर उसकी माँ खांस रही थी, एक गहरी कर्कश खांसी जिसने रोहन के दिल को दुखा दिया। वह लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। उसके पतले हाथ एक पुराने रूमाल को कसकर पकड़े हुए थे। उसकी चिंतित आंखें अपने बेटे को देख रही थीं। बेटा रोहन, क्या तुम आज थक गए हो? तुम रोज़ से देर से घर आए हो। नहीं माँ, कोई बात नहीं, बस थोड़ा काम ज़्यादा था। उसकी माँ ने धीरे से आ भरी। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन दुख से भरी थी। मैं जानती हूँ कि तुम परिवार के लिए बहुत कष्ट सह रहे हो। अगर मैं और तुम्हारे पिता इतने लाचार नहीं होते तो तुम्हें इतना कुछ नहीं सहना पड़ता। ऐसा मत कहो माँ, रोहन ने बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज़ तेज़ हो गई। इसमें तुम्हारी और पिताजी की कोई गलती नहीं है। मैं कोई रास्ता निकाल लूँगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन वह वादा रोहन के दिमाग में बहुत कमज़ोर लगता रहा था जब उसने बढ़ते कर्ज और भैरव सिंह द्वारा दी गई समय सीमा के बारे में सोचा। 1 सप्ताह, सिर्फ 1 सप्ताह, और आवश्यक राशि अकल्पनीय थी। अगली सुबह जब रोहन कैफ़े में सफाई कर रहा था, एक मोटरसाइकिल तेज़ी से आई और दरवाजे के ठीक सामने रुक गई। वह भैरव सिंह था।
उसके परिवार का साहूकार। भैरव सिंह एक हत्यारे के भाव से अंदर आया। रोहन कहाँ है? तुरंत बाहर आओ। रोहन ने एक गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश की और फिर बाहर आया। जी मैं यहाँ हूँ। भैरव सिंह ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसकी आंखें तेज थीं। मैंने साफ कह दिया था, 1 हफ्ते में पूरा भुगतान होना चाहिए। आज तीसरा दिन है। तुमने कितना तैयार किया है? रोहन ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज़ धीमी थी। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रकम बहुत बड़ी है। कृपया मुझे थोड़ा और समय दें। समय भैरव सिंह हौसा। उसकी आवाज़ व्यंग्य से भरी थी। तुमने मुझे कोई चैरिटी संगठन समझ रखा है क्या? अगर पूरा भुगतान नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सड़क पर ले आऊँगा। जब ऐसा हो तो मुझे दोष मत देना। भैरव सिंह के कटु शब्द रोहन के दिल में नमक की तरह चुभ गए। वह विरोध करना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन डर और लाचारी ने उसकी सभी भावनाओं का गला घोंट दिया था। मैं आपसे विनती करता हूँ सेठ जी, बस कुछ और दिन। मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरा भुगतान कर दूंगा। भैरव सिंह ने उसे एक पल के लिए घूरा, फिर मुस्कुराया। ठीक है, मैं तुम्हें 2 और दिन देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर 2 दिनों में पैसे नहीं मिले तो मैं सिर्फ तुम्हारा घर ही नहीं लूँगा, मैं तुम्हें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। शाम को रोहन अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। मंद रोशनी उसके विचारमग्न चेहरे पर पड़ रही थी। श्रीमती देवयानी का प्रस्ताव उसके दिमाग में फिर से स्पष्ट रूप से उभर आया, जैसे मुक्ति की ओर ले जाने वाला एकमात्र दरवाज़ा। उनसे शादी, लेकिन उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? क्या ये वास्तव में भरोसेमंद है? रोहन ने सिर हिलाया। उसके हाथ कस गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ पैसे के लिए उनसे जैसी उम्रदराज महिला से शादी नहीं कर सकता। लेकिन उसकी माँ की छवि, उसका छोटा दुबला पतला शरीर, रोने से लाल आंखें फिर से सामने आ गई। कर्ज बहुत बड़ा था और भैरव सिंह तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे अपना मकसद पूरा नहीं हो जाता। रोहन को लगा जैसे वह एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलता। वह सांस लेने के लिए आंगन में बाहर निकला। चांदनी पीली थी और शांति भयावह थी। रोहन ने तारों से भरे आकाश को देखा। उसका दिल भारी था। मुझे क्या करना चाहिए? पिताजी, माँ, रोहन ने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ रात के अंधेरे में खो गई। ठीक उसी समय उसका फ़ोन बजा। एक अज्ञात नंबर से एक संदेश आया। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? मैं अभी भी तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। समय ज़्यादा नहीं है। रोहन ने स्क्रीन पर लिखे शब्दों को घूरा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यह श्रीमती देवयानी का नंबर था। उनका सवाल उसके दिमाग में एक अनुस्मारक के रूप में गूंज उठा कि उसके पास बहुत सारे विकल्प नहीं बचे थे। शायद यही एकमात्र तरीका है। उस रात रोहन सो नहीं सका। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करता तो उसके दिमाग में तस्वीरें उभर आती। उसकी माँ का थका हुआ चेहरा, भैरव सिंह की ठंडी धमकियाँ और श्रीमती देवयानी की उस अजीब प्रस्ताव को करते समय की गंभीर अधिकारपूर्ण आँखें। रोहन का दिल बेचैन था। हर विचार उसे एक विरोधाभासी चौराहे पर धकेल रहा था। श्रीमती देवयानी के शब्द केवल एक निमंत्रण नहीं थे, बल्कि एक चाबी की तरह थे जो उसे खाई से बाहर निकलने का एकमात्र दरवाज़ा खोलते थे। लेकिन उस दरवाजे के पीछे वह नहीं जानता था कि उसका क्या इंतज़ार कर रहा है। अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें दरार से छनकर अंदर आईं, रोहन ने अपना फ़ोन उठाया। उसकी कांपती उंगलियों ने श्रीमती देवयानी का नंबर डायल किया। घंटी बस कुछ ही बार बजी और उनकी आवाज़ सुनाई दी, शांत और जैसे कि उन्हें पहले से ही सब कुछ पता हो। तो तुमने फैसला कर लिया है। रोहन ने एक गहरी सांस ली, अपनी आवाज़ को शांत रखने की कोशिश करते हुए। जी मैं सहमत हूँ। बहुत अच्छा, श्रीमती देवयानी ने जवाब दिया। उनकी आवाज़ में संतुष्टि का भाव था। मैं तुम्हें पता भेज रही हूँ। तुरंत मुझसे मिलने आओ। हमें आगे बढ़ने से पहले कुछ काम पूरे करने हैं। श्रीमती देवयानी का संदेश तुरंत आ गया और रोहन के पास झिझकने का समय नहीं था। उसने फ़ोन अपनी जेब में डाला।
अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और घर से बाहर निकल गया। बाहर उसकी माँ ने पूछा, बेटा इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो रोहन? बस मुड़ा और एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा, माँ मैं एक काम से जा रहा हूँ, तुम आराम करो। वह सच नहीं बता सकता था, कम से कम अभी तो नहीं। जब रोहन श्रीमती देवयानी द्वारा भेजे गए पते पर पहुंचा तो वह एक बड़े बंगले के सामने खड़ा था, जिसमें ऊंचे लोहे के गेट और किले जैसी दीवारें थीं। गार्ड ने गेट खोला और उसे अंदर ले गया। श्रीमती देवयानी पहले से ही लिविंग रूम में इंतज़ार कर रही थी। गहरे लाल रंग के मखमली सोफे पर बैठी, हाथ में एक छोटा चाय का कप था। तुम आ गए, बैठो, उन्होंने सामने की कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। रोहन बैठ गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे श्रीमती देवयानी की आंखें उसके हर विचार को पढ़ रही हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, श्रीमती देवयानी ने अपना चाय का कप नीचे रखते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम यह स्पष्ट रूप से समझ लो, यह शादी सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता है। तुम्हें अपनी भूमिका निभाने के अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत हो मैं तुम्हारे परिवार के सभी खर्चों का ध्यान रखूंगी, लेकिन मेरे भी कुछ नियम हैं जिनका तुम्हें पालन करना होगा। रोहन ने मुश्किल से थूक निगला, शांत रहने की कोशिश करते हुए। जी मैं समझता हूँ। श्रीमती देवयानी थोड़ा मुस्कुराईं, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ रहस्यमयी था। बहुत अच्छा, मुझे यह सहयोग पसंद है। हम इसी हफ्ते शादी का पंजीकरण करवाएंगे। तुम्हें तैयार रहने की ज़रूरत है। रोहन को कुछ और कहने को नहीं सूझा। सब कुछ उसकी कल्पना से कहीं ज़्यादा तेज़ी से हो रहा था और उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। बंगले से निकलने के बाद रोहन एक लंबी सड़क पर चला। उसका दिमाग अभी भी जो हुआ था उसी में घूम रहा था। उसने खुद से पूछा कि क्या वह सही निर्णय ले रहा है या ये केवल उन गलतियों की एक श्रृंखला की शुरुआत है जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। अगले दिन शादी का पंजीकरण एक छोटे से रजिस्ट्री कार्यालय में हुआ। कोई समारोह नहीं, कोई फूल नहीं, गवाहों और कार्यालय के कर्मचारियों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। रोहन ने कागज पर अपना नाम हस्ताक्षर किया। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। श्रीमती देवयानी बगल में खड़ी थीं। उनकी आंखों में कोई विशेष भाव नहीं था। जब सारी औपचारिकताएं पूरी हो गईं तो श्रीमती देवयानी ने संक्षेप में कहा, आज से तुम मेरे बंगले में रहोगे। मेरे नियम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। रोहन ने बस सिर हिलाया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अभी एक ऐसे दरवाजे से कदम रखा है जहां से वह वापस नहीं लौट सकता। उस आलीशान बंगले में पहली रात रोहन को एक विशाल कमरे में ले जाया गया, जिसमें वे सभी सुविधाएं थीं जिनका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। लेकिन घर का माहौल अजीब तरह से ठंडा था। श्रीमती देवयानी अपने स्टडी रूम के दरवाजे के पीछे लगभग गायब हो गई और रोहन को घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई हंसी या कोई अन्य आवाज़ सुनाई नहीं दी। अगले कुछ दिनों में रोहन ने अपनी नई जिंदगी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी की भावना ने उसे लगातार घेरे रखा। उसने देखा कि श्रीमती देवयानी रात में अक्सर कुछ अजनबी लोगों से मिलती थी और हमेशा दूसरी मंजिल पर एक कमरे को बंद रखती थी जिसमें किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। एक बार जब वह गलियारे से गुजर रहा था तो रोहन ने श्रीमती देवयानी को फ़ोन पर बात करते हुए सुना, इसे बाहर मत आने देना, योजना को ठीक वैसे ही पूरा करना है जैसा तय हुआ है। रोहन का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। कौन सी योजना, मैं किस चीज़ में फंस गया हूँ? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंजता रहा, एक चेतावनी की तरह कि आगे जो कुछ भी इंतज़ार कर रहा है वह उसकी कल्पना से कहीं ज़्यादा भयावह हो सकता है। वह एक उदास दिन था। आकाश में भूरे बादल छाए हुए थे, जैसे किसी अशुभ बात का संकेत दे रहे हों। रोहन ने वह पुराना सूट पहना जो श्रीमती देवयानी ने उसके लिए तैयार किया था। यह ठीक से फिट नहीं हो रहा था। कंधे थोड़े चौड़े थे
और आस्तीन उसकी कलाई से लंबी थी, जिससे उसे अजीब और अलग थलग महसूस हो रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, एक दूल्हे की खुशी के कारण नहीं, बल्कि उसकी हर सांस में बसी चिंता के कारण। समारोह रजिस्ट्री कार्यालय के एक छोटे से कमरे में आयोजित किया गया था। केवल गवाह और वहाँ के कर्मचारी थे। न तो शादी के फूल थे, न संगीत, और न ही रोहन या श्रीमती देवयानी का कोई रिश्तेदार। यह एक शांत और ठंडी शादी थी, जैसे कि यह सब पहले से तय किया गया एक सौदा हो। श्रीमती देवयानी अंदर आईं। उन्होंने उत्तम कढ़ाई वाली एक काली रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। वह अपनी शांत आँखों और हल्की मुस्कान के साथ अधिकारपूर्ण लग रही थी। उनका शरीर सीधा था। उनके हाथ धीरे से साड़ी की सिलवटों को सहला रहे थे, जैसे यह सुनिश्चित कर रही हों कि सब कुछ उत्तम है। रोहन ने उनकी ओर देखा, लेकिन जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लिया। श्रीमती देवयानी की नज़र ने उसे दबाव में महसूस कराया, जैसे वह उसके हर विचार का मूल्यांकन कर रही हों। रजिस्ट्री कार्यालय के कर्मचारी ने बिना किसी भावना के सपाट आवाज़ में घोषणा पढ़ी, आज हम दोनों पक्षों के बीच विवाह के पंजीकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं। दूल्हा और दुल्हन कृपया हमारे पुष्टि करने से पहले कागजात पर हस्ताक्षर करें। रोहन ने कलम उठाई। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि कलम की नोक कागज पर छूते ही स्याही का एक छोटा सा धब्बा बन गया। उसने श्रीमती देवयानी की ओर देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया। क्या मैं हस्ताक्षर कर दूं? रोहन ने कहा, जैसे वह आखिरी बार उनकी राय पूछ रहा हो। तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, श्रीमती देवयानी ने जवाब दिया। उनकी आवाज़ गहरी और ठंडी थी। जो तय हुआ है वही करो। रोहन के हर अक्षर कागज पर ऐसे छप रहे थे, जैसे वे उसके दिल में गहराई से उकेरे जा रहे हों। एक ऐसी भावना जिसे धोया नहीं जा सकता था। जब उसने कलम नीचे रखी तो श्रीमती देवयानी ने कलम उठाई। उनकी लिखावट तेज, मजबूत और बिना किसी झिझक के थी। कर्मचारी ने सिर हिलाकर पुष्टि की, ठीक है, अब से आप दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। ये शब्द गूंजे, लेकिन उनमें कोई खुशी का भाव नहीं था। रोहन ने अपनी रीढ़ में एक ठंडी लहर महसूस की, जैसे कि उसने अभी अभी एक पूरी तरह से अलग जीवन में प्रवेश किया हो, जिसका वापसी का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया हो। समारोह के बाद श्रीमती देवयानी रोहन को अपने आलीशान बंगले में वापस ले गई। लग्जरी कार शांत सड़कों पर सरकती रही। कार के अंदर का माहौल इतना शांत था कि केवल एयर कंडीशनर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रोहन श्रीमती देवयानी के बगल में बैठा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक अजनबी के बगल में बैठा हो, भले ही वह कानूनी तौर पर अब उसकी पत्नी थी। क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? श्रीमती देवयानी ने अचानक कहा। उनकी आंखें सीधे आगे देख रही थी। मैं, रोहन झिझका, मैं बस ये जानना चाहता था कि आपने मुझे ही क्यों चुना। श्रीमती देवयानी मुड़ी। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। सरल है, क्योंकि तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो मेरी बात माने। हमारा एक निष्पक्ष रिश्ता है ना, इससे ज़्यादा ना इससे कम। रोहन चुप रहा। उसके हाथ आपस में कस गए। श्रीमती देवयानी के शब्द एक तेज़ चाकू की तरह थे जो उसके आत्म सम्मान को काट रहे थे। जब वे बंगले में लौटे तो विशाल भोजन कक्ष में एक साधारण रात्रि भोज तैयार किया गया था। रोहन श्रीमती देवयानी के सामने बैठा था। उनके बीच की लंबी मेज ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वे एक अदृश्य खाई से अलग हो गए हों। खाओ, श्रीमती देवयानी ने उसे देखे बिना कहा। जी, रोहन ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। उसने चम्मच उठाया, लेकिन उसे स्वाद का कोई एहसास नहीं हुआ। हर निवाला उसके गले में अटकता हुआ महसूस हो रहा था। जब श्रीमती देवयानी की आंखें कभी कभी उस पर पड़ती थीं, जिसमें कुछ ऐसा था जिसे रोहन समझ नहीं पा रहा था। उस कोली में खामी कभी वह था रात
रोहन को एक विशाल कमरे में ठहराया गया जिसमें शानदार फर्नीचर था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उस विलासिता ने उसे आराम का एहसास नहीं कराया। जगह भयावह रूप से शांत थी, केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज़ गूंज रही थी। रोहन बिस्तर पर लेटा रहा, उसकी आंखें छत को घूर रही थीं। उसके दिमाग में सवाल घूमते रहे, उन्होंने मुझे ही क्यों चुना, उनका असली मकसद क्या है, और अब से मेरा जीवन कैसा होगा। जब वह ऊँघ रहा था तो रोहन ने गलियारे में हल्के कदमों की आवाज़ सुनी। वह उठकर बैठ गया और बाहर निकला। नाइट लैम्प से हल्की रोशनी आ रही थी और रोहन ने श्रीमती देवयानी को गलियारे के अंत में एक बंद कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा देखा। वह रुक गई, जैसे उन्हें रोहन की उपस्थिति का एहसास हो गया हो। वह मुड़ी, उनकी आंखें ठंडी थीं, जैसे चेतावनी दे रही हूँ। याद रखना, इस घर में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं है, समझे। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल संदेह और बेचैनी के तूफान से भरा था। उस दरवाजे के पीछे क्या है और वह उसे क्यों छिपाना चाहती हैं। रोहन अपने कमरे में लौट आया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। यह उस अजीब शादी की पहली रात थी और यह उन रहस्यों की शुरुआत भी थी जिनका कोई जवाब नहीं था। अगले कुछ दिन तनाव और घुटन भरे माहौल में बीते। रोहन ने बंगले में सफाई और छोटे मोटे काम करके खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन जब भी वह श्रीमती देवयानी को देखता तो उसे एक अदृश्य दबाव महसूस होता। श्रीमती देवयानी हमेशा शांत और अधिकारपूर्ण दिखती थी, लेकिन उनकी तिरछी नज़रें जैसे उसके हर काम की जांच कर रही थीं। बंगला विशाल और शानदार था, लेकिन उसमें जीवन की सांस की कमी थी। रोहन ने श्रीमती देवयानी और कुछ कम बोलने वाले नौकरों के अलावा शायद ही किसी और को देखा हो। रात में अजीबोगरीब मुलाकातें जारी रहीं, जब रहस्यमयी मेहमान आते और बिना कोई निशान छोड़े चले जाते। रोहन अक्सर बंद दरवाज़ों के पीछे से सुनता, उसे तुरंत हल करना होगा, देरी नहीं कर सकते। उसे अभी तक कुछ शक नहीं हुआ है, योजना के अनुसार सब कुछ चल रहा है। ये वाक्य रोहन को और भी भ्रमित कर रहे थे। उसने खुद से पूछा कि क्या वह भी उस योजना का हिस्सा है। एक सुबह जब वह लिविंग रूम में सफाई कर रहा था तो रोहन ने अचानक श्रीमती देवयानी को स्टडी रूम में फ़ोन पर बात करते हुए सुना। उनकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत नहीं थी, बल्कि उसमें चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा था कुछ भी लीक नहीं होना चाहिए, अगर उसे पता चल गया तो सब कुछ ढह जाएगा। रोहन रुक गया, सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही श्रीमती देवयानी ने दरवाज़ा बंद किया, आवाज़ धीमी हो गई। उसे लगा कि इस घर में कुछ छिपाया जा रहा है और इसका उससे कोई लेना देना है। उस शाम रात के खाने के बाद मेज़ साफ़ करते समय रोहन ने मेज़ पर एक छोटी चाबी पड़ी देखी। यह उस रहस्यमयी कमरे के ताले जैसी थी जहां जाने से श्रीमती देवयानी ने उसे मना किया था। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि यह सच जानने का एकमात्र मौका हो सकता है। जब रात हुई तो रोहन ने चुपके से चाबी उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चला गया। रहस्यमयी कमरा गलियारे के अंत में था, जहां नाइट लैम्प की रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। रोहन ने ताले में चाबी डाली और एक क्लिक की आवाज़ आई। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, जिससे एक अंधेरा और ठंडा स्थान सामने आया। टॉर्च की रोशनी ने पुराने दस्तावेज़ों के ढेर और फीकी पड़ चुकी तस्वीरों को रोशन किया। रोहन मेज के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने एक बड़ी तस्वीर उठाई। तस्वीर में उसके पिता श्रीमती देवयानी और एक अजनबी आदमी के साथ खड़े थे। तीनों एक शानदार सेटिंग में मुस्कुरा रहे थे। रोहन ने तस्वीर को पलटा और पीछे लिखे शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया। जिस दिन यह सब शुरू हुआ, ठीक बगल में एक मोटी फाइल बड़े करीने से रखी हुई थी। रोहन ने उसे खोला। उसकी आंखें तेज़ी से संख्याओं, वित्तीय लेन देन और उसके पिता के नाम पर दौड़ गईं, जो हर पृष्ठ पर बार बार आ रहा था। कर्ज, संदिग्ध अनुबंध और एक स्पष्ट संकेत कि उसके पिता श्रीमती देवयानी के साथ एक बड़े धोखे में शामिल थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पिता ने क्या किया? रोहन ने बुदबुदाया। उसका दिमाग चकरा रहा था।
अचानक गलियारे से एक हल्की सी आवाज़ आई। रोहन चौंक कर मुड़ा। टॉर्च की रोशनी सीधे श्रीमती देवयानी के ठंडे चेहरे पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ी थी। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें लगता है? उनकी आवाज़ बर्फ़ की तरह ठंडी थी, हर शब्द जैसे सन्नाटे में चुभ रहा हो। रोहन कुछ नहीं कह सका। उसके हाथ से टॉर्च ज़मीन पर गिर गई। उसकी रोशनी पूरे कमरे में बिखर गई। श्रीमती देवयानी आगे बढ़ी। उनकी तेज़ आंखें उसे घूर रही थी। तुम बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो गए हो, लेकिन ठीक है, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। श्रीमती देवयानी सीधी खड़ी हो गई। उनकी आंखें रोहन से नहीं हटी। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे पिता उतने अच्छे आदमी नहीं थे जितना तुम सोचते हो। उन्होंने एक बार मुझे धोखा दिया, मेरी सारी संपत्ति छीन ली और मुझे बेसहारा छोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे प्यार के लिए शादी की है? नहीं, मैं बस ये चाहती थी कि तुम्हारे पिता को उनके सबसे प्यारे बेटे के ज़रिए कीमत चुकानी पड़े। रोहन को लगा जैसे उसका खून जम गया हो। नहीं, मेरे पिता ऐसे व्यक्ति नहीं थे। आप झूठ बोल रही हैं। झूठ? श्रीमती देवयानी मुस्कुराई। जो तुमने अभी पढ़ा, क्या वह सबूत नहीं है? या तुम यह मानना चाहते हो कि तुम्हारे पिता एक निर्दोष शिकार थे? रोहन गुस्से और भ्रम से लाल आंखों से उन्हें घूर रहा था। आपने मुझसे सिर्फ बदला लेने के लिए शादी की। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। श्रीमती देवयानी ने रोहन को देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए नरमी आई, लेकिन उनकी आवाज़ अभी भी चाकू की तरह तेज़ थी। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम उनके बेटे हो और यह तुम्हारे लिए उनकी जगह कीमत चुकाने के लिए काफ़ी है। आप पागल हैं, रोहन ने फुसफुसाया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके आस पास सब कुछ ठहरा हो। लेकिन इससे पहले कि रोहन कुछ और कह पाता, दरवाजे की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजी आ, जिससे तनावपूर्ण माहौल टूट गया। एक नौकरानी दौड़ती हुई आई और जल्दी से बोली, मैडम, एक मेहमान आए हैं। वे कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। श्रीमती देवयानी मुड़ी और रोहन को देखा। उनकी आंखों में चेतावनी का भाव था। कोई बेवकूफ़ी मत करना, तुम इसमें बहुत गहरे फंस चुके हो। वह चली गई, रोहन को उस अंधेरे कमरे के बीच में अकेला छोड़कर। उनके शब्द एक जंजीर की तरह थे, जिसने उसे उस गंदगी में जकड़ लिया था जिससे वह बच नहीं सकता था। रोहन ने मेज पर बिखरे दस्तावेज़ों को देखा। हताशा और गुस्से की भावनाएं उमड़ पड़ी। मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलूं? नीचे श्रीमती देवयानी और अजनबी मेहमान की आवाज़ें गूंज रही थीं, लेकिन रोहन में बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। वह बस इतना जानता था कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और आगे और भी बड़े रहस्य इंतज़ार कर रहे हैं। रोहन ने अपनी सांसें स्थिर करने की कोशिश की जब उसने दस्तावेज़ों और पुरानी तस्वीरों से भरे कमरे को देखा। उसने टॉर्च उठाई। कमज़ोर रोशनी ने अंधेरे कोनों को रोशन किया, जिससे जगह और भी रहस्यमयी लग रही थी। श्रीमती देवयानी के जाने से पहले उनकी तेज़ नज़रें जैसे उसे चेतावनी दे रही थीं कि यह कोई मजाक नहीं है। लेकिन जो कुछ उसने अभी देखा था, उसने उसे सच को अंत तक जानने के लिए प्रेरित किया। बचे हुए दस्तावेज़ों में रोहन को अपने पिता और एक अजनबी आदमी के बीच हस्ताक्षरित एक बड़ा अनुबंध मिला, जिसमें भारी रकम का उल्लेख था। हाशिए पर एक नोट ने उसे कंपा दिया, नया साथी, उसे फंसाने के लिए उत्तम योजना। मेरे पिता ने क्या किया था? क्या वह एक धोखेबाज था या एक शिकार? रोहन सोचना बंद नहीं कर सका। उसने सावधानी से सब कुछ वापस वैसे ही रख दिया और रहस्यमयी कमरे से बाहर निकल गया। उसका मन भ्रम और भय से भरा हुआ था। जब रोहन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो उसने श्रीमती देवयानी को एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से बात करते देखा, जिसने काला सूट पहना हुआ था। उसका चेहरा दृढ़ और आंखें तेज थीं। दोनों बहस करते दिख रहे थे। तुमने सब कुछ गुप्त रखने का वादा किया था, उस आदमी ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा। अगर उसे पता चल गया तो न केवल तुम्हारी संपत्ति बल्कि हमारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, श्रीमती देवयानी ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, लेकिन मैं उसे सब कुछ नियंत्रित नहीं करने दूंगी। यह योजना सब कुछ खत्म करने के लिए है।
रोहन सीढ़ियों के बीच में रुक गया। उसका दिल धड़क रहा था। उसे वह कौन है मामला मेरी सोच से कहीं ज़्यादा जटिल है। वह आदमी अचानक मुड़ा, उसकी नज़र रोहन पर पड़ी। तुम कौन हो इससे पहले कि रोहन जवाब दे पाता, श्रीमती देवयानी ने बीच में ही टोक दिया। उनकी आवाज़ अधिकारपूर्ण थी। वह मेरा पति है, उसके मामले में दखल मत दो। वह आदमी रुक गया, लेकिन उसकी शक भरी नज़रें रोहन से नहीं हटी। क्या तुम्हें यकीन है? भावनाओं को बीच में मत आने देना, क्योंकि यह सब कुछ बर्बाद कर देगा। श्रीमती देवयानी ने जवाब नहीं दिया, बस हाथ हिलाकर उस आदमी को जाने का इशारा किया। जब वह चला गया तो श्रीमती देवयानी रोहन को देखने के लिए मुड़ी। तुमने क्या सुना? मैंने जानबूझकर नहीं सुना, लेकिन जो आपने कहा, उस कमरे में दस्तावेज। आप मेरे और मेरे परिवार के साथ क्या करने का इरादा रखती हैं? रोहन अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। उसकी आवाज़ गुस्से और घबराहट से कांप रही थी। तुम्हें बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, श्रीमती देवयानी ने जवाब दिया। उनकी आवाज़ शांत लेकिन तेज़ थी। तुम्हें बस यह याद रखना है कि तुम मेरे कर्जदार हो और मैं कभी किसी को अपनी योजना बर्बाद नहीं करने दूंगी। लेकिन कौन सी योजना और मेरे पिता इसमें क्यों शामिल हैं? रोहन चिल्लाया। उसकी आंखें लाल थीं। वह वैसे नहीं हो सकते जैसा आप कहती हैं। श्रीमती देवयानी उसके पास आईं। उनकी आंखें सख्त हो गईं। तुम सोचते हो तुम्हारे पिता निर्दोष हैं। अगर वह निर्दोष होते तो क्या तुम्हारा परिवार इस कर्ज में डूबा होता? तुम सोचते हो जो मेरे साथ हुआ वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। तुम बहुत भोले हो रोहन। नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। रोहन ने सिर हिलाया। आंसू बहने को तैयार थे। मेरे पिता ने गलतियां की होंगी, लेकिन वह एक बुरे इंसान नहीं है। अगर आप बदला लेना चाहती हैं तो मुझसे बदला लें, मेरे परिवार को अकेला छोड़ दें। श्रीमती देवयानी की आंखों में एक पल की हैरानी दिखी, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपना शांत भाव वापस पा लिया। तुम सोचते हो कि तुम सौदेबाजी करने की स्थिति में हो? मत भूलो, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। तुम्हें अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक उसी समय रसोई से एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। एक नौकरानी दौड़ती हुई आई और घबराई हुई आवाज़ में बोली, मैडम, आपकी अंगूठी, हीरे की अंगूठी गायब हो गई है। बंगले में माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। श्रीमती देवयानी ने भौहें सिकोड़ी। उनकी तेज़ नज़रें पूरे कमरे में घूमी। इस घर में हर कोई अपनी जगह पर रहेगा। जब तक अंगूठी नहीं मिल जाती कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। नौकरानियाँ एक साथ जमा हो गईं, चिंतित और डरी हुई। रोहन वहीं खड़ा रहा। उसका मन और भी परेशान हो गया। वह जानता था कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन श्रीमती देवयानी की आंखों में संदेह ने उसे खतरे में महसूस कराया। रोहन, श्रीमती देवयानी अचानक उसकी ओर मुड़ी। क्या तुमने कुछ देखा? मुझे कुछ नहीं पता, रोहन ने हकलाते हुए कहा। श्रीमती देवयानी ने उसे घूरा। उनकी आंखें संदेह से भरी थीं। अगर मुझे पता चला कि तुम इसमें शामिल हो तो यह मत कहना कि मैंने कोई लिहाज नहीं किया। एक सिहरन रोहन की रीढ़ में दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसे निशाना बनाया जा रहा है, भले ही उसने कुछ भी गलत नहीं किया हो। लेकिन इससे भी अजीब बात दूसरी नौकरानियों की नज़रें थीं। वे श्रीमती देवयानी से सीधे आंख मिलाने से बच रही थीं, जैसे वे कुछ छिपा रही हों। क्या गायब हुई अंगूठी एक संयोग थी या यह उनकी योजना का हिस्सा थी? रोहन ने खुद से पूछा, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। बंगले में माहौल भारी बना रहा और रोहन जानता था कि असली तूफान अभी आना बाकी है। एक लंबी रात बंगले पर छा गई, क्योंकि हर किसी को एक एक करके जांच के लिए बुलाया गया। श्रीमती देवयानी ने घर के सभी कमरों की तलाशी लेने का आदेश दिया, एक भी कोना नहीं छोड़ा। उनकी तेज़ नज़रों ने सभी को सांस रोके रखने पर मजबूर कर दिया। रोहन लिविंग रूम के एक कोने में बैठा था। उसका मन बेचैन था। भले ही उसने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी उसे लगा जैसे उसके सिर पर एक अदृश्य तलवार लटक रही हो। नौकरानियों को एक एक करके पूछताछ के लिए बुलाया गया।
कदमों की आवाज़, दराज खोलने की आवाज़ें और चिंतित फुसफुसाहटें पूरे बंगले में गूंज रही थीं। एक युवा नौकरानी जिसका चेहरा पीला पड़ गया था को श्रीमती देवयानी के सामने लाया गया। तुम रसोई में सफाई करने वाली आखिरी व्यक्ति थी, है ना? श्रीमती देवयानी ने पूछा। उनकी आवाज़ ऊंची नहीं थी लेकिन अधिकारपूर्ण थी। जी हाँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा, लड़की ने हकलाते हुए कहा। उसके हाथ उसके एप्रन पर कस गए। कुछ नहीं देखा। श्रीमती देवयानी ने भौहें सिकोड़ी। उनकी आंखें सख्त हो गईं। क्या तुम सोचती हो कि मैं बिना जांच किए तुम्हारी बात मान लूँगी? लड़की कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं कसम खाती हूँ मैंने इसे नहीं लिया। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकती। रोहन वहीं खड़ा था। उसके दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। मैं चुपचाप बैठकर किसी और पर झूठा आरोप लगते नहीं देख सकता। मैडम, रोहन ने अपनी आवाज़ को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि अंगूठी कहीं गिर गई हो जहां हमने अभी तक नहीं देखा है, या आपने उसे कहीं और रख दिया हो? श्रीमती देवयानी मुड़ी। उनकी तेज़ नज़रें रोहन पर पड़ी। तुम सोचते हो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है। अंगूठी हमेशा मेरी उंगली पर रहती थी। अगर वह गायब हो गई है तो इसका केवल एक ही कारण हो सकता है, किसी ने उसे चुराया है। रोहन के पास शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी बेचैनी और बढ़ गई। सभी कमरों की तलाशी लेने के बाद भी किसी को अंगूठी नहीं मिली। एक बूढ़ी नौकरानी ने कांपते हुए कहा, शायद रोहन साहब, वह यहाँ नए हैं। पूरा कमरा अचानक खामोश हो गया। सभी की आंखें एक साथ रोहन की ओर मुड़ गईं। उनकी आंखों में संदेह, सावधानी और दोष का मिश्रण था। रोहन, श्रीमती देवयानी ने कहा। उनकी आवाज़ गहरी थी, लेकिन उसमें एक भयावह वज़न था। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मैंने कुछ नहीं किया, रोहन ने जवाब दिया। उसके हाथ कस गए। मैंने आपकी अंगूठी देखी ही नहीं, तो मैं उसे कैसे ले सकता हूँ जो मेरा नहीं है? क्या तुम्हें यकीन है? श्रीमती देवयानी उसके पास आई। उनकी आंखें जैसे उसके मन को भेद रही थीं। तुम अभी यहाँ आए हो, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है और मेरी अंगूठी अचानक गायब हो जाती है। मुझे यह मत कहना कि यह सिर्फ एक संयोग है। मैं कसम खाता हूँ, रोहन चिल्लाया। उसकी आवाज़ गुस्से से भर आ गई। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। श्रीमती देवयानी ने उसे एक और पल के लिए देखा, फिर नौकरों को इशारा किया, उसके कमरे की तलाशी लो। रोहन विरोध करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि इस समय कोई भी शब्द व्यर्थ है। नौकर उसके कमरे की तलाशी लेने के लिए दौड़े। हर दराज, हर कोने को उलट पुलट कर दिया। रोहन वहीं खड़ा रहा। उसका दिल जैसे टूट गया हो। रसोई से एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। सभी लोग दौड़े और एक युवा नौकरानी कांपते हुए एक चमकदार हीरे की अंगूठी पकड़े हुए थी। ये यहाँ थी, सिंक की नाली में। श्रीमती देवयानी आगे बढ़ीं। उनकी ठंडी नज़रें अंगूठी पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाया। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। इसे यहाँ किसने गिराया? किसने मेरी चीज़ को बिना इजाज़त के छूने की हिम्मत की? पूरा कमरा खामोश हो गया। नौकरों में से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। सभी ने अपना सिर झुका लिया। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। पीछे से एक तीखी आवाज़ आई, शायद रोहन साहब ने इसे गिरा दिया होगा। सभी की आंखें फिर से रोहन की ओर मुड़ गईं। इस बार उनकी आंखों में दोष और भी स्पष्ट था। रोहन ने महसूस किया कि उसका सीना कस गया है, जैसे उसे एक ऐसी खाई में धकेला जा रहा हो जहां से वह खुद का बचाव नहीं कर सकता। बस, बहुत हो गया। श्रीमती देवयानी अचानक चिल्लाई। उनकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। सबकी मैंने कमरे में नालोस किया, लोग अपने काम पर वापस जाओ। और तुम रोहन, मैं तुमसे बाद में अकेले में बात करूंगी। जब सब चले गए तो श्रीमती देवयानी लिविंग रूम में एक कुर्सी पर बैठ गई। उनके हाथ धीरे से हीरे की अंगूठी को सहला रहे थे। पत्थर से निकलने वाली रोशनी उनकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। क्या तुम जानते हो रोहन? उन्होंने शांत आवाज़ में कहा, लेकिन उसमें एक छिपी हुई धमकी थी। मुझे परवाह नहीं है कि तुमने ये अंगूठी ली है या नहीं।
लेकिन तुम्हारी उपस्थिति ने सब कुछ और अधिक जटिल बना दिया है और मुझे जटिलता से नफरत है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, रोहन ने जवाब दिया। उसकी आंखें लाल थीं। मैं बस अपना काम करना चाहता था और किसी के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करती हैं तो मैं जा सकता हूँ। श्रीमती देवयानी हंसी। जा सकते हो? तुम सोचते हो ये इतना आसान है? तुमने इस शादी में प्रवेश करने के लिए सहमति दी थी और अब तुम्हें यहीं रहना होगा। यह तुम्हारी मर्जी का मामला नहीं है। रोहन ने सिर झुका लिया। लाचारी की भावना ने उसे घेर लिया। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? श्रीमती देवयानी उठी। उनकी आंखें तेज थीं। तुम बस अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाते रहो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे निराश किया तो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को कीमत चुकानी पड़ेगी। ये शब्द एक फैसले की तरह गूंजे जिसने रोहन के दिल में उम्मीद के सभी दरवाजे बंद कर दिए। वह विशाल कमरे में बैठा रहा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे एक ऐसे भंवर में और गहराई से खींच लिया गया हो जहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलता। उस रात रोहन अपने विशाल कमरे में लेटा रहा, लेकिन सो नहीं सका। श्रीमती देवयानी के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे जैसे चाकू के गहरे घाव। उसे लगा जैसे वह एक ऐसे खेल में एक मोहरा है जिसके नियम वह नहीं जानता। चारों ओर का सन्नाटा सुखद नहीं था, इसमें एक ठंडक और घुटन का एहसास था। रोहन ने छत को देखा। नाइट लैंप से आती मंद रोशनी ने प्रकाश और छाया की धारियां बना दी थी, ठीक उसके मन की स्थिति की तरह। मैंने इस शादी के लिए हाँ क्यों की, वह क्या छिपा रही है, और मेरे पिता ने वास्तव में क्या गलत किया था। अगर वह एक अच्छे इंसान थे तो वे दस्तावेज विपरीत क्यों दिखाते हैं? रोहन खुद से पूछता रहा, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। ठीक उसी समय गलियारे से एक हल्की सी आवाज़ आई। रोहन उठकर बैठ गया और सुनने लगा। किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई जानबूझकर बहुत धीरे चल रहा हो। वह एक पल के लिए झिझका, फिर बिस्तर से उठकर गलियारे में जाने का फैसला किया। जब रोहन बाहर निकला तो उसने एक परछाई को उस रहस्यमयी कमरे की ओर जाते देखा जहां जाने से श्रीमती देवयानी ने सख्त मना किया था। वह एक लंबा आदमी था, तेज़ी से चल रहा था, लेकिन चुप रहने की कोशिश कर रहा था। रोहन ने धीरे से पुकारा, कौन है? वह आदमी चौंक कर मुड़ा। मंद रोशनी में रोहन ने पहचान लिया कि यह वही आदमी है जिसे उसने पहले श्रीमती देवयानी से बात करते देखा था, जो उनका रहस्यमयी साथी लग रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने पूछा। उसकी आवाज़ कर्कश लेकिन तेज़ थी। मैंने एक आवाज़ सुनी। रोहन ने अपनी आवाज़ को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, आप कौन हैं और आप इस समय इस घर में क्या कर रहे हैं? वह आदमी मुस्कुराया। तुम कौन होते हो? मुझसे ऐसे सवाल पूछने वाले मत भूलो कि तुम सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे श्रीमती देवयानी ने पाला है। उन मामलों में दखल मत दो जिन्हें तुम नहीं समझते। रोहन ने अपने हाथ कस लिए। उसके दिल में गुस्सा बढ़ रहा था। चाहे कुछ भी हो, ये अब मेरा घर भी है। मुझे ये जानने का अधिकार है कि क्या हो रहा है। वह आदमी करीब आया। उसकी आंखों में धमकी का भाव था। अधिकार? तुम सोचते हो तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार है? सुनो, अगर तुम शांति से जीना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम चुप रहो और जैसा कहा जाए वैसा करो। अपने लिए मुसीबत मत खड़ी करो। रोहन ने उस आदमी को घूरा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि वह इस समय कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसका दिल सच जानने के संकल्प से भर गया था। अगली सुबह श्रीमती देवयानी ने रोहन को लिविंग रूम में बुलाया। वह हमेशा की तरह ठंडे चेहरे के साथ एक कुर्सी पर बैठी थी। जब रोहन अंदर आया तो उनकी आंखें उस पर टिक गईं, जैसे वे किसी स्पष्टीकरण का इंतज़ार कर रही हों। तुम कल रात उससे मिले थे? श्रीमती देवयानी ने सीधे कहा। जी, मैंने बस एक आवाज़ सुनी और देखने के लिए बाहर गया। लेकिन वह? रोहन झिझका। उसकी आंखें सीधे श्रीमती देवयानी को देख रही थी। क्या आप जानती हैं कि वह आधी रात को घर में क्या कर रहा था? तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमती देवयानी ने कठोर आवाज़ में जवाब दिया। तुम्हें बस ये याद रखना है कि वह मेरा आदमी है
और वह जो कुछ भी करता है वह मेरी योजना के लिए है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गलत है। रोहन ने विरोध किया। उसकी आवाज़ में चिंता और गुस्सा स्पष्ट था। मुझे समझ नहीं आता कि आप मुझसे इतनी बातें क्यों छिपा रही हैं। मैंने अपने परिवार को मुश्किलों से निकालने में मदद करने के लिए आपसे शादी करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन अब मुझे लगता है जैसे मैं आपकी योजना में सिर्फ एक मुहरा हूँ। श्रीमती देवयानी एक पल के लिए चुप रहीं, फिर मुस्कुराईं। तुम मेरी सोच से ज़्यादा होशियार हो, रोहन, लेकिन तुम अभी भी स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें सच की मांग करने का अधिकार है। मत भूलो कि मैंने तुम्हारे परिवार को बचाया है और अब तुम मेरे कर्जदार हो। रोहन ने सिर हिलाया। लाचारी की भावना ने उसे घेर लिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं बस एक सामान्य जीवन जीना चाहता हूँ। सामान्य श्रीमती देवयानी ने बीच में ही टोक दिया। उनकी आंखों में व्यंग्य का भाव था। तुमने यहाँ कदम रखा है रोहन, और अब तुम वापस नहीं जा सकते। वह सामान्य जीवन जो तुम चाहते थे बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। रोहन लिविंग रूम से बाहर निकल गया, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। श्रीमती देवयानी के शब्द हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर चोट कर रहे थे, जिससे वह इस भावना को दूर नहीं कर पा रहा था कि वह एक खतरनाक खेल में फंस गया है। वह आंगन में बाहर निकला और भूरे आकाश को देखा। ठंडी हवा चली जो उसके मन की तरह ही उदासी का एहसास करा रही थी। रोहन ने खुद से पूछा कि उसे इस सब से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, या क्या उसे संदेह और धोखे के इस भंवर में हमेशा के लिए जीने के लिए खुद को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह सवाल रोहन के दिमाग में गूंजता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह जानता था कि अब से उसका जीवन कभी भी पहले जैसा शांत नहीं होगा। अगले कुछ दिनों में बंगले में सब कुछ पहले से कहीं ज़्यादा तनावपूर्ण लग रहा था। श्रीमती देवयानी शायद ही कभी बाहर आती, आमतौर पर अपने स्टडी रूम में रहती या रहस्यमयी मेहमानों के साथ बाहर जाती। रोहन को लगा जैसे उसके हर काम पर नज़र रखी जा रही है, भले ही कोई कुछ न कहे। उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसका मन उन चीज़ों के बारे में सवाल करना बंद नहीं कर सका जो उसने देखी और सुनी थी। रहस्यमयी कमरे में दस्तावेज़, अजनबी आदमी, अस्पष्ट बातचीत, सब कुछ एक जटिल जाल की तरह था जो रोहन को कसकर जकड़ रहा था, जिससे उसका दम घुट रहा था। एक दोपहर जब रोहन लिविंग रूम में सफाई कर रहा था तो दरवाजे की घंटी बजी। नौकरानी ने गेट खोला और एक युवा महिला अंदर आई। वह लगभग 30 साल की थी, एक सुरुचिपूर्ण ऑफिस ड्रेस पहने हुए थी। उसकी आंखें तेज़ और उसका व्यवहार आत्मविश्वासी था। आप कौन हैं? रोहन ने बंगले में एक बिल्कुल नए व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। मैं प्रिया हूँ, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ नरम लेकिन उतनी ही अधिकारपूर्ण थी। मैं श्रीमती देवयानी से मिलने आई हूँ। और तुम कौन हो? मैं रोहन हूँ, वह झिझका। मैं यहाँ रहता हूँ। प्रिया ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखें रोहन को ऐसे देख रही थीं जैसे वह उसका मूल्यांकन कर रही हो। यहाँ रहते हो? अजीब है, मैंने कभी श्रीमती देवयानी को तुम्हारा जिक्र करते नहीं सुना। इससे पहले कि रोहन जवाब दे पाता, श्रीमती देवयानी सीढ़ियों से उतरी। उनका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था। प्रिया, तुम आ गई, चलो कमरे में बात करते हैं। प्रिया ने सिर हिलाया और श्रीमती देवयानी के पीछे स्टडी रूम में चली गई। रोहन लिविंग रूम में खड़ा रहा, लेकिन उसका मन जिज्ञासा से भरा था। यह महिला कौन है और उसका जो कुछ भी हो रहा है उससे क्या लेना देना है? मुलाकात खत्म होने के बाद प्रिया स्टडी रूम से बाहर निकली। उसका चेहरा थोड़ा विचारमग्न था। वह रोहन के पास से गुजरी, एक पल के लिए रुकी और फिर धीरे से कहा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यहाँ रहना आसान नहीं है। आपका क्या मतलब है? रोहन ने उत्सुकता भरी आंखों से पूछा। प्रिया ने उसे देखा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। मैं ज़्यादा नहीं कह सकती, लेकिन अगर तुम होशियार हो तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। श्रीमती देवयानी से निपटना आसान नहीं है, और अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम उन चीज़ों में फंस जाओगे जिनसे तुम कभी भी जुड़ना नहीं चाहोगे। लेकिन मैं
रोहन झिझका ऐसा महसूस हो रहा था जैसे प्रिया कुछ ऐसा जानती है जिसे वह समझ नहीं सकता। क्या आप और स्पष्ट रूप से बता सकती हैं? मुझे जानना है कि क्या हो रहा है। प्रिया ने सिर हिलाया। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि अपनी आंखें खुली रखो, किसी पर भी भरोसा मत करना, श्रीमती देवयानी पर भी नहीं। शुभकामनाएं। वह चली गई। रोहन को वहीं खड़ा छोड़कर उसका दिमाग विचारों से घूम रहा था। प्रिया के शब्द एक चेतावनी की घंटी की तरह थे, लेकिन उन्होंने उसे और भी भ्रमित कर दिया। उस रात जब रोहन अपने कमरे में सामान व्यवस्थित कर रहा था तो उसने गलती से दराज में एक छोटा लिफाफा पाया। लिफाफे पर कोई नाम नहीं था, बस एक छोटी सी पंक्ति थी, पता लगाओ कि विक्रम राठौड़ कौन है। विक्रम राठौड़ ये कौन है? रोहन ने खुद से पूछा। जिज्ञासा की भावना बढ़ रही थी। उसने लिफाफा उठाया, लेकिन अंदर केवल एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक युवा व्यक्ति श्रीमती देवयानी और एक अन्य महिला के साथ खड़ा था। शायद यह आदमी विक्रम राठौड़ था, लेकिन वह कौन था और उसका इस मामले से क्या लेना देना था? रोहन ने तस्वीर अपनी जेब में रख ली। खुद से वादा किया कि वह जांच करने का कोई तरीका ढूंढेगा, लेकिन अपने दिल में वह यह भी जानता था कि ऐसा करने से वह और भी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। अगली सुबह जब रोहन नाश्ता कर रहा था तो श्रीमती देवयानी अचानक प्रकट हुई। वह उसके सामने बैठ गई। उनकी आंखें जैसे उसके मन के हर विचार को परखना चाहती थीं। मैंने सुना है कि प्रिया ने कल तुमसे बात की थी, उन्होंने शांत लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज़ में कहा। जी, उन्होंने बस नमस्ते कहा था। रोहन ने अपनी आवाज़ को शांत रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। तुम्हें छिपाने की ज़रूरत नहीं है, श्रीमती देवयानी मुस्कुराईं। वह मेरी ही आदमी है, लेकिन कभी कभी वह उन मामलों में हस्तक्षेप करना पसंद करती है जो उससे संबंधित नहीं है। तुम्हें उसकी बातों से सावधान रहना चाहिए। रोहन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में संदेह और बढ़ गया। उन्होंने प्रिया का जिक्र क्यों किया? क्या प्रिया वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण जानती है? श्रीमती देवयानी उठी। उनकी तेज़ आंखें जाने से पहले उसे आखिरी बार देख रही थी। तुम्हें बस यह याद रखना है कि इस घर में हर कार्य का एक परिणाम होता है। मुझे निराश मत करना। ये शब्द फिर से एक चेतावनी की तरह गूंजे, रोहन को याद दिलाते हुए कि वह एक ऐसे खेल में है जहां हर गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। रोहन को लगा जैसे उसके गले के चारों ओर एक अदृश्य रस्सी कसी जा रही है, हर दिन और अधिक तनावपूर्ण होती जा रही है। प्रिया के अस्पष्ट शब्द, लिफाफे में तस्वीर और श्रीमती देवयानी का ठंडा रवैया एक ऐसी पहेली के टुकड़ों की तरह थे जिसे वह पूरा नहीं कर पा रहा था। उस शाम रोहन ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसकी उसने पहले कभी हिम्मत नहीं की थी। दूसरी मंजिल पर रहस्यमयी कमरे में और दस्तावेज़ों की तलाशी लेना। वह जानता था कि यह एक जोखिम भरा कदम है, लेकिन अनसुलझे सवाल उसे सच जानने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जब रात हुई तो रोहन चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकला। गलियारा अंधेरा था, केवल नाइट लैम्प से हल्की रोशनी आ रही थी। रोहन धीरे धीरे चल रहा था, कोई आवाज़ न करने की कोशिश कर रहा था। रहस्यमयी कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद था, लेकिन इस बार रोहन ने वह चाबी तैयार कर रखी थी जो उसे पहले मिली थी। उसने ताले में चाबी डाली, उसे धीरे से घुमाया। सन्नाटे में एक क्लिक की आवाज़ गूंजी, जैसे किसी ऐसी चीज़ की शुरुआत का संकेत हो जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। रोहन अंदर गया। उसके हाथ में छोटी टॉर्च ने दस्तावेज़ों के ढेर को रोशन किया। जगह में अभी भी नमी की गंध और ठंडक का एहसास था, जैसा कि पहली बार हुआ था। इस बार रोहन को एक मोटी फाइल मिली। उसके अंदर के कागजात वित्तीय आंकड़ों, लेन देन और उन हस्ताक्षरों से भरे थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं सुना था। एक विशेष कागज़ ने उसका ध्यान खींचा। यह एक बड़ा अनुबंध था जिस पर विक्रम राठौड़ के हस्ताक्षर थे, वही नाम जो उसे लिफाफे में मिली तस्वीर पर था। विक्रम राठौड़ कौन है? उसका श्रीमती देवयानी और मेरे पिता से क्या संबंध है? रोहन ने मन ही मन सोचा।
सुराग खोजने के लिए हर पृष्ठ को पलटते हुए ठीक उसी समय टॉर्च की रोशनी कमरे के कोने में रखे एक छोटे लकड़ी के बक्से पर पड़ी। रोहन पास गया, बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी, उसका चमड़े का कवर पीला पड़ गया था। उसने डायरी खोली और अंदर के शब्दों ने तुरंत उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। 12 मई 10 साल बाद विक्रम से फिर मुलाकात हुई। वह आज भी उतना ही धूर्त है। अगर इस योजना के लिए नहीं होता तो मैं फिर कभी उससे नहीं जुड़ती, लेकिन खोया हुआ सब कुछ वापस पाने का यही एकमात्र तरीका है। 20 मई हरीश उसका बेटा, उसकी एकमात्र कमज़ोरी है। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए उसका उपयोग करूंगी कि यह योजना विफल न हो। ये शब्द रोहन के दिल में चाकू की तरह चुभ गए। हरीश, यह उसके पिता का नाम था। रोहन को लगा जैसे उसका खून जम गया हो। उन्होंने वास्तव में बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया था। लेकिन किस लिए? गलियारे में कदमों की आवाज़ आई। रोहन चौंक गया। जल्दी से लकड़ी का बक्सा बंद किया और डायरी अपनी जेब में डाल ली, लेकिन इससे पहले कि वह छिप पाता दरवाज़ा खुला। श्रीमती देवयानी प्रकट हुईं। उनकी आंखें एक खंजर की तरह तेज थीं। तुम फिर यहाँ हो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ गहरी लेकिन अधिकारपूर्ण थी। मैं बस सच जानना चाहता था, रोहन ने हकलाते हुए शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। तुम्हें सच जानने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमती देवयानी करीब आईं। उनकी आंखें रोहन से नहीं हटी। तुम्हें बस यह जानने की ज़रूरत है कि तुम यहाँ हो क्योंकि मैंने ऐसा फैसला किया है और तुम्हारे हर कार्य का एक परिणाम होता है। रोहन ने अपने हाथ कस लिए। उसकी आंखें लाल थीं। आपने मेरा इस्तेमाल किया। आप मेरे पिता से बदला लेना चाहती थीं, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आपने मुझे इसमें क्यों घसीटा? श्रीमती देवयानी मुस्कुराई, एक ठंडी मुस्कान। तुम सोचते हो तुम एक शिकार हो। इतने भोले मत बनो रोहन। तुम्हारे पिता ने ही यह सब शुरू किया था। मैं बस वही वापस ले रही हूँ जो मेरा है। लेकिन मेरे पिता ने क्या किया? रोहन चिल्लाया। लाचारी और गुस्से की भावनाएं उमड़ पड़ी। बताइए, उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया? श्रीमती देवयानी एक पल के लिए चुप रहीं, फिर आह भरी। तुम जानना चाहते हो? ठीक है, लेकिन जब तुम जान जाओगे मुझे उम्मीद है कि तुम इसका सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत होगे। श्रीमती देवयानी एक कुर्सी पर बैठ गई। उनकी आंखें विचारमग्न थीं, जैसे वे याद कर रही हूँ। तुम्हारे पिता हरीश कभी मेरे बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन वह सिर्फ एक पार्टनर नहीं थे। वह वही थे जिन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, संपत्ति, प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि लोगों पर मेरा विश्वास भी। उन्होंने मुझे धोखा दिया विक्रम राठौड़ के साथ मिलकर। जिस आदमी को तुमने तस्वीर में देखा, मुझे कर्ज में डुबो दिया। आप झूठ बोल रही हैं, रोहन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ भर्रा गई। झूठ? श्रीमती देवयानी हंसी। इस कमरे में दस्तावेज झूठ नहीं बोलते, तुम खुद जांच सकते हो। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह सब कुछ फिर से बनाने में मेरी मदद करेंगे, लेकिन अंत में जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। रोहन वहीं खड़ा रहा। उसका दिमाग श्रीमती देवयानी के शब्दों से घूम रहा था। क्या मेरे पिता ने वास्तव में यह सब किया था? श्रीमती देवयानी उठी। उनकी आंखों में थोड़ी नरमी आई। अब तुम समझ गए हो कि मैं जो कर रही हूँ वह क्यों कर रही हूँ। लेकिन याद रखना रोहन, तुम अपने पिता नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि तुम उनकी तरह गलतियाँ करो। रोहन चुप रहा, कुछ नहीं कह सका। उसे लगा जैसे वह विरोधाभासों और रहस्यों के एक चक्रव्यूह के बीच में खड़ा है और हर कदम अप्रत्याशित परिणाम दे सकता है। श्रीमती देवयानी करीब आईं। उन्होंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तुम चुन सकते हो रोहन, या तो यहीं रहो और अपनी भूमिका निभाते रहो, या चले जाओ और उन सभी परिणामों का सामना करो जो तुम्हारे परिवार को भुगतने होंगे। ये शब्द एक फैसले की तरह थे। रोहन ने श्रीमती देवयानी को देखा। उसकी आंखें दर्द और विरोधाभास से भरी थी। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए।
श्रीमती देवयानी ने सिर हिलाया। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी, लेकिन मत भूलो समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। रोहन कमरे से बाहर निकल गया। उसका दिल भारी था। श्रीमती देवयानी के शब्द रहस्यमयी कमरे में दस्तावेज़ और उसकी जेब में डायरी सब एक ऐसी तस्वीर के टुकड़े थे जिसे वह अभी तक जोड़ नहीं पाया था। लेकिन वह जानता था कि सच बहुत करीब है और वह केवल एक ही काम कर सकता है, उसका सामना करना। रोहन अपने कमरे में लौट आया। बिस्तर के किनारे पर विचारमग्न बैठा। जो डायरी उसने अभी रहस्यमयी कमरे से ली थी वह उसके हाथ में थी। उसका पुराना चमड़े का कवर समय और उन कहानियों का प्रमाण था जो उसने सहेज रखी थी। रोहन ने एक एक पन्ना पलटा। श्रीमती देवयानी की टेढ़ी मेढ़ी लेकिन भावनाओं से भरी लिखावट ने उसे झंझोर दिया। 15 जून हरीश ने साझेदारी का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि यह हम दोनों के लिए अमीर बनने का एक मौका है। मैंने उस पर विश्वास किया। अपनी सारी संपत्ति उसके हाथों में सौंप दी। 20 अगस्त हरीश और विक्रम ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने सारा पैसा ले लिया, मुझे एक विशाल कर्ज के साथ छोड़ दिया। मेरा परिवार बिखर गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। 5 सितंबर मैंने कसम खाई है कि मैं कभी चुप नहीं बैठूंगी। हरीश को कीमत चुकानी होगी। मैं उसे वह दर्द महसूस कराऊंगी जो मैंने झेला है। रोहन ने यह पढ़ते पढ़ते उसके हाथ कांपने लगे। क्या मेरे पिता ने वास्तव में यह सब किया था? वह ऐसे इंसान नहीं लगते थे। लेकिन फिर एक और पंक्ति ने उसे रोक दिया। 2 अक्टूबर मैं उसके बेटे रोहन से मिली। एक भोला भाला लड़का जो अपने पिता के काले अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उसका इस्तेमाल करूँगी। लेकिन क्या उसे यह सब भुगतना चाहिए? रोहन ने डायरी को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। श्रीमती देवयानी के अंतिम शब्दों में केवल घृणा नहीं थी, बल्कि थोड़ा विरोधाभास भी था। उन्होंने उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया था, लेकिन ऐसा लगता था कि उनमें अभी भी कुछ हिचकिचाहट थी। रोहन और इंतज़ार नहीं कर सका। उसने श्रीमती देवयानी का एक बार फिर सामना करने का फैसला किया। वह उनके स्टडी रूम में गया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। मैडम, मैंने आपकी डायरी पढ़ी है। मुझे सच जानना है। मेरे पिता ने क्या किया था और आपने बदला लेने के लिए मुझे क्यों चुना? श्रीमती देवयानी अपनी मेज के पीछे बैठी थीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। उन्होंने धीरे से आ भरी, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि यह होने वाला है। तुम सब कुछ जानना चाहते हो? उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ नरम थी, लेकिन अभी भी ठंडी थी। ठीक है। तुम्हारे पिता हरीश वह व्यक्ति थे जिन पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। उन्होंने न केवल मेरी संपत्ति ली, बल्कि उन्होंने वह सब कुछ नष्ट कर दिया जिसे मैं संजोती थी। उन्होंने और विक्रम राठौड़ ने एक धोखे की योजना बनाई जिससे मुझे सभी परिणामों का सामना करना पड़ा। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं हो सकती। रोहन ने विरोध किया। मेरे पिता एक बुरे इंसान नहीं थे। उन्होंने हमेशा मुझे सही तरीके से जीना सिखाया, कुछ भी अनैतिक नहीं करना। उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया होगा? श्रीमती देवयानी ने भौहें सिकोड़ी। उनकी आंखें तेज़ हो गईं। तुम सोचते हो तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान थे क्योंकि उन्होंने अपने अतीत को बहुत अच्छी तरह से छिपाया, लेकिन तुम नहीं जानते कि उन्होंने ही मुझे अपना पूरा परिवार खोने पर मजबूर किया। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं लिया, उन्होंने मेरी शादी भी तोड़ दी, मुझे बेसहारा छोड़ दिया। रोहन को लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। श्रीमती देवयानी के शब्द चाकू की तरह उसके दिल में चुभ गए, लेकिन साथ ही उसे वह दर्द भी महसूस हुआ जो उन्होंने झेला था। लेकिन मैं मेरे पिता नहीं हूँ, रोहन ने कहा। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैंने जो किया है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपने मुझे इसमें क्यों घसीटा? श्रीमती देवयानी ने उसे देखा। उनकी आंखों में थोड़ी नरमी आई। क्योंकि तुम उनके बेटे हो। तुम ही एकमात्र चीज़ हो जिसे वह प्यार करते थे। अगर मैं उन्हें वह दर्द महसूस कराना चाहती थी
जो मैंने कभी झेला था तो मुझे तुम्हें निशाना बनाना था। आप गलत थी, रोहन ने कहा। उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी थी। मेरे पिता का देहांत हो गया है। वह अब कुछ भी महसूस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप नफ़रत करती रहेंगी तो आप ही वह होंगी जो सारा दर्द उठाएंगी। रोहन के शब्दों ने श्रीमती देवयानी को एक पल के लिए चुप करा दिया। अंत में उन्होंने धीरे से आ भरी उनकी आंखें विरोधाभास से भरी थीं। तुम सही हो सकते हो रोहन, लेकिन तुम उस दर्द को नहीं समझते जो मैंने झेला है। ये आसानी से ख़त्म नहीं होता। तुम चाहते हो कि मैं माफ़ कर दूं, ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। रोहन ने उन्हें देखा। उसकी आंखें सहानुभूति से भरी थीं। मैडम, मैं अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन हम वर्तमान को बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आप नफ़रत में जीती रहेंगी तो आप कभी खुश नहीं होंगी। आपने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है। मुझे भी उस दर्द का हिस्सा मत बनने दीजिए। श्रीमती देवयानी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखें नरम हो गईं। पहली बार रोहन को लगा जैसे वह उनके दिल तक पहुंच गया है। अगले कुछ दिनों में बंगले में माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। श्रीमती देवयानी ने पहले जैसा ठंडा रवैया नहीं रखा। उन्होंने रोहन के साथ बात करने में अधिक समय बिताया और उन बातचीत के माध्यम से उसने उस दर्द और नुकसान को बेहतर ढंग से समझा जो उन्होंने झेला था। रोहन ने भी अपने पिता के बारे में सब कुछ स्पष्ट करने का संकल्प लिया। उसने विक्रम राठौड़ और अतीत के रिश्तों के बारे में और अधिक जानना शुरू कर दिया। हर बारे में सब कुछ स्पष्ट करने का संकल्प लिया। सुराग उसे सच के करीब ले जा रहा था, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि वह एक खतरनाक यात्रा पर निकल रहा है। एक सुबह जब रोहन लिविंग रूम में बैठा था तो उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर से एक संदेश आया। अगर तुम अपने पिता के बारे में सच जानना चाहते हो तो आज रात 8 बजे ngok lan कैफ़े में मुझसे मिलो। किसी को पता न चले। रोहन ने संदेश को घूरा। उसका मन सवालों से भरा था। यह संदेश किसने भेजा था और वे मेरे पिता के बारे में क्या जानते हैं? उसने एक गहरी सांस ली। मिलने जाने का फैसला किया, लेकिन वह यह भी जानता था कि आगे जो कुछ भी इंतज़ार कर रहा है वह उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है।